है ना, आप सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग अभी एक डिजास्टर को फेस कर रहे हैं। दिस कोविड-19 पेंडेमिक इज ऑल्सो अ डिजास्टर, है ना, डिजास्टर है या नहीं? है ना, अभी तक आपने जो पढ़ा था आपकी बुक्स में, ये सारे फॉरेस्ट फायर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रोट हो गया, ये सारे क्या थे, डिजास्टर्स आप लोग पढ़ते हैं, है ना। लेकिन कुछ केमिकल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, है ना। सपोज कहीं लीकेज इन अ गैस प्लांट हो गया, इन इंडस्ट्री प्लांट हो गया, तो वो भी आपका इट्स अ डिजास्टर, है ना। तो आप लोगों ने जो सारे नाम बताया, दे ऑल आर नेचुरल डिजास्टर्स। डिजास्टर कैन बी मैन मेड और इट कैन बी नेचुरल। तो डिजास्टर का मतलब तो चलो आपको पता है सबको, है ना। और डिजास्टर को मैनेज करना, इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। जो ओपन स्कोप है, जो एक वाइड स्कोप है, वो आपका क्या, डिजास्टर्स को मैनेज करना है कि क्या डू एंड डोंट्स है, कैसे प्रिपेयर्डनेस रखनी है, और आफ्टर डिजास्टर उसकी रिकवरी कैसे करनी है। दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। अब आज के टाइम में फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स हम लोगों ने बहुत सारी कैलामिटीज फेस की है, इंक्लूडिंग फ्लड, और इवन अभी भी आसाम में हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे फ्लड का बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है ना। तो और इस मानसून के सीजन में लगभग 58% जो लैंड है हमारा, वो फ्लड में कवर हो जाता है। तो हमारा जो इंडिया है, इट इज़ फुल ऑफ डिजास्टर्स, इसमें कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी आती रहती है। और एशिया इज द मोस्ट प्रोन अमंग ऑल। तो इसलिए कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को पिछले 15-20 ईयर्स में अच्छा वेटेज मिला है। और इवन अभी कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, आपकी आईआईटीज, एनआईटीज, एमआईटीज ने क्या किया, आपने उसने उसने एक स्पेशलाइजेशन भी शुरू किया है इसका, मास्टर्स में, इवन अप टू पीएचडी, टू डू द रिसर्च इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो पहले इसका सिलेबस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप लोगों ने आई होप देखा होगा, है ना। सिलेबस में आपका जो फर्स्ट, आपका इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड जो चैप्टर है आपका, इट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ डिजास्टर्स, है ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है डिजास्टर की। वो क्या है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और उससे पता भी लगेगा होता क्या डिजास्टर। उसके बाद डिजास्टर कैसे ये हैजार्ड बनता है, व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया, कि इंडिया का कौन कौन सा पोर्शन वल्नरेबल है कौन से डिजास्टर के, है ना। एंड देन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स में क्या डिफरेंस रहेगा, कौन कौन से होते हैं, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट है, ये सारे आपके फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन रहेगा मेनली, ये हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके बाद आपके चालू हो जाएंगे टाइप ऑफ डिजास्टर्स, देयर अकरेंस, देयर कोज, देयर इम्पैक्ट एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। तो इसमें आप लोग अभी जो बताया वो सारा है कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सुनामी हो गया, माइनिंग हो गया, दीज ऑल आर रिलेटेड टू जियोलॉजी एंड दीज आर जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। उसके बाद आपका फ्लड, साइक्लोन, लाइटिंग, थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स, अवलांचेस, ड्रोट्स, ये सारे आपके क्या है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, है ना। मौसम से रिलेटेड और पानी से रिलेटेड डिजास्टर से सारा ये। और उसके बाद आपका अभी जो आप फेस कर रहे हो, दिस इज बायोलॉजिकल डिजास्टर विच इज एपिडेमिक, पेंडेमिक, पेस्ट अटैक्स, फॉरेस्ट फायर्स, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो अभी आप कौन सा डिजास्टर फेस कर रहे हैं? बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल डिजास्टर, गुड, है ना। देन मैन मेड डिजास्टर, देन टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री बेसिकली। तो आपका केमिकल इंडस्ट्री से केमिकल रिलीज हो जाना, या गैस रिलीज हो जाना, या रेडियोलॉजिकल जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वहां से रेडियोलॉजिकल लीकेज होना, ये सारे टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स है। उसके बाद आपका मेन मेड डिजास्टर्स आते हैं, आपने कोई बिल्डिंग बनाया, वो अर्थक्वेक केस में कोलैप्स हो गया, विदाउट अर्थक्वेक भी कोलैप्स हो गया, दिस इज योर मेन मेड डिजास्टर, है ना। रेल रोड एक्सीडेंट्स, दिस ऑल आर मैन मेड डिजास्टर्स, है ना। कोई ट्रेन पलट जाती है, कोई ट्रेन कहीं स्ट्राइक कर लेती है, तो वो भी एक डिजास्टर है, उसको भी डिजास्टर को मैनेज करना होता है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो इंडिया है हमारा, उसमें कौन कौन से डिजास्टर्स आए हैं, वो कब कब अकर हुए हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ है लोगों पे, कितने पॉपुलेशन को उसने अफेक्ट किया है, कितना उसमें लॉस हुआ है हमें, इनके इन टर्म ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म ऑफ लाइफ। और उसके बाद उससे हमने क्या क्या लेसन सीखे हैं, और हमने फिर इंडिया का जो पूरा अपना जियोलॉजिकल एरिया है उसको अलग अलग
स्केल्स में उसका रिस्क मैपिंग किया है फॉर द डिफरेंट डिजास्टर्स। जैसे अर्थक्वेक के जोन्स बना रखे हैं हमने, हमारा पूरा इंडिया 4 जोन्स में डिवाइडेड है ना। वैसे ही आपके हर एक डिजास्टर के लिए अलग अलग जोनिंग कर रखी है कि यहाँ पे ये अर्थ डिजास्टर ज्यादा प्रोन टू डिजास्टर है और यहाँ पे ये डिजास्टर कम अकर होगा। इस तरीके से मैं कुछ मैप्स आपको शो करूंगा। सिलेबस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा आपका। सिलेबस मेनली जो आपका कवर करेगा ये सेकंड जो थर्ड चैप्टर है आपका, ये थर्ड चैप्टर आपका बहुत बड़ा सिलेबस कवर करेगा, सिलेबस का एक बड़ा पार्ट कवर करेगा। फिर आपका कुछ नहीं होगा, एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होगा जो हम शुरुआत में ही पढ़ लेंगे बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेवेंट विद द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसको हम पहले पढ़ लेंगे डिजास्टर पढ़ने से पहले, और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हो गया, नेशनल गाइडलाइंस क्या है, प्लान्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, और रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, अभी क्या चल रहा है और क्या क्या रोल्स गवर्नमेंट प्ले करती है। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज एंड इंटर गवर्नमेंट एजेंसीज क्या क्या रोल प्ले करती है, प्राइवेट प्लेयर्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, और एनजीओज क्या रोल प्ले करते हैं, सारे आपको इन सब का स्टडी करना है इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखो डिजास्टर मैनेजमेंट का आप बोले कि सर आपको स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए, तो ये इसका कोई स्टैंडर्ड बुक आपको टिल डेट नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 2010 का पब्लिकेशन, 15 का पब्लिकेशन, इवन 20 का भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें एवरी डे, ईच एंड एवरी डे देयर इज अपडेट, है ना। उसमें कोई अपडेट होता है कि ये उन्होंने इसका प्रोसेस चेंज किया, इस प्रोसेस में एडिशन किया है ना, इसका लेजिस्लेटिव सिस्टम चेंज किया है। तो आपको क्या डिजास्टर ये जो ब्रांच है नई इवॉल्व हुई है, बिल्कुल नई इवॉल्व हुई है। तो इसमें आप चाहेंगे कि नहीं मुझे फिक्स कोई पैटर्न मिल जाए, ये नहीं है। आप इसमें बहुत सारा एक्सप्लोर करने को बहुत सारी चीजें हैं, और हर डिजास्टर क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ इज अ नेचुरल लेबोरेटरी, है ना। आप लोग जो अगर जाने, अगर अर्थक्वेक क्या, अर्थक्वेक समझने की कोशिश करें तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसने इफेक्ट क्या दिखाया। तो अर्थ इज अ लेबोरेटरी, अर्थ एंड अर्थक्वेक इज अ एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट जब हो गया उसका इफेक्ट क्या है, पोस्ट इफेक्ट क्या है, उस पोस्ट इफेक्ट को देख के हम आने वाले जो अर्थक्वेक्स है उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो डिजास्टर्स आर नेचुरल, कोई उनका इंडिकेशन नहीं होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है बहुत सारी। तो उसको मैनेजमेंट, उसके लिए हमें पहले था कि आपको डिजास्टर जैसे ही आया सिर्फ आपको क्या प्लान करना है कि लोगों को कैसे रिलीफ दी जाए और लोगों को क्या क्या फंड्स दिए जाए। लेकिन अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा जो फिलोसॉफी है वो चेंज हुआ है, और डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर से हम लोग क्या है, पहले प्री डिजास्टर आ गए। प्री डिजास्टर में क्या करते हैं हम लोग कैसे उस कैलामिटी अगर कोई अकर होती है तो उसका क्या इफेक्ट का कैसे कम किया जाए। जैसे हम अर्थक्वेक से अगर हमारे किसी एरिया को, किसी पर्टिकुलर टाउन को कोलैप्स होने से बचाना है तो उसका सीधा एक ही रूल होगा, आप उसको अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनाए, है ना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाए जो क्या है अर्थक्वेक के केस में रेजिस्ट कर ले, है ना। तो हमारा क्या है कि मेनली डिजास्टर मैनेजमेंट ये सारे पोर्शंस कवर करेगा। तो सिलेबस के बाद अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले डिजास्टर्स होता क्या है। आपको विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस सर। गुड, है ना। तो डिजास्टर होता क्या है वो आपने बताया, है ना। दीज ऑल आर डिजास्टर्स, है ना। ये आपको फोटो में यहाँ दिखेगा, दिस इज कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपका लैंडस्लाइड हो गया, है ना। ये अगेन आपका यहाँ लैंडस्लाइड है और ये आपका फ्लड हो गया, है ना। दीज ऑल आर डिजास्टर्स, है ना। ये आपके 3-4 डिजास्टर्स के फोटो बता दिए मैंने आपको। अब डिजास्टर की डेफिनेशंस क्या क्या दी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिजास्टर होता क्या है उस पर मैं इसको रीड करता जाऊंगा और आप पढ़ते जाएंगे इसको। एक बात तो आप जानते हैं, इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत सारी वर्सेटिलिटी है ना। तो उसमें कहीं पे भी कुछ भी होने की बहुत अनसर्टेनिटी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सामाजिक और आर्थिक माहौल है ना, जो सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है वो बहुत है, क्योंकि हर एरिया में, हर एरिया टू एरिया चीजें वेरी करती है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो आपकी जो चेंजेस है एरिया टू एरिया बस, तो इसकी वजह से यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। और पूरे वर्ल्ड में, इवन इन द वर्ल्ड ऑल्सो, इंडिया के जो अगर हम लोग देखें, हम रैंक देने की कोशिश करें अगर, तो आपको इंडिया को उसमें टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है इन केस ऑफ डिजास्टर्स की। यहाँ पे डिजास्टर सबसे ज्यादा होता है। अब डिजास्टर होता क्या है? अ डिजास्टर इज एन एक्सट्रीम डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी that causes widespread human loss or material loss or environmental loss that exceeds the ability of the affected society to cope with its own resources.
क्या समझ में आता है इससे समझ में आता है डिजास्टर एक ऐसा डिसरप्शन है जिसके होने के बाद हमारी जो सोसाइटी है उसको इजीली कोप ना कर पाए, जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हैंडल ना कर पाए। दिस इज डिजास्टर। डिजास्टर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आप जब डिजास्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आप अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। लेकिन डिजास्टर्स की डेफिनेशन जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है आपका 2005 का, उसने जो डी स्टैंडर्ड आप एग्जाम में उसको फॉलो करेंगे। अब आगे चलते हैं आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ लिखा है देखो, डिजास्टर्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमन मेड डिजास्टर, और इसको आप मैन मेड डिजास्टर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजास्टर कोज्ड बाय फ्लड, drought, tidal waves and earth tremors. Earth tremors, it means earthquake, are generally considered naturally disasters, and the disasters caused by chemical or industrial accidents, environmental pollution, transport accidents, etc. are human made disasters. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। गुड गुड, है ना। देखो, ये आपका प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा और इसको हम प्रेजेंटेशंस के थ्रू ही पढ़ेंगे, है ना। तो आपका सेकंड, आपका देखो अब इस पॉइंट में आगे पढ़ता हूं मैं कि a more modern and social understanding of disasters, however, with this distinction as artificial, since most disasters result from the action and inaction of peoples and their social and economic structures. तो पहले तो हम लोग सोचते थे कि डिजास्टर सिर्फ नेचुरली होता है, नेचर के द्वारा ही कोज, नेचर ही लेके आता है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग उसको देखने का जो हमारा परसेप्शन है, जो नजरिया है, वो हमने चेंज किया है और चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज जो डिजास्टर्स है वो मेन मेड एक्टिविटीज की वजह से हैं, जो हमारी एक्टिविटीज, हमारे एक्शंस है उनकी वजह से। अब अगर फ्लड आती है तो हमने क्या किया, जो रिवर बेड थे उनमें हमने अगर कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहाँ पे टाउन्स बना दिए, तो वहाँ फ्लड आना ऑब्वियस है। अगर हमने किसी रिवर का जो रूट है वो रूट हमने अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो रूट ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो उसका कहीं ना कहीं तो उसका फ्लो होगा, तो जहाँ फ्लो होगा वहाँ अपना फ्लड का पोजिशन क्रिएट हो जाएगा। ड्रॉट की बात करते हैं, सूखे की बात करते हैं अगर, तो अगर आपने बहुत सारा डिफोरेस्टेशन कर दिया है ना, उस केस में आपको टेम्परेचर राइज प्लस आपको थोड़ा सा सूखा देखने को मिलेगा। तो अगर हम रिलेट करते हैं तो जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो बहुत सारी जो हमारे मैन मेड जो एक्टिविटीज है, हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे एक्शंस है, उससे ही उसका ही रिजल्ट है। तो उसके रिजल्ट को देखते हो धीरे धीरे कुछ लॉज भी आ रहेगा, आपको माइनिंग इतने एरिया तक करना है, डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, इतना फॉरेस्ट कवरेज कम से कम किसी भी स्टेट का होना चाहिए, किसी भी कंट्री का होना चाहिए, कार्बन क्रेडिट, कार्बन काउंट इतना होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम लोग सब पे कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव बैरियर्स लगा रहे हैं कि आपको इतना ही नेचर को इरोड करना है या फिर नेचर के रिसोर्सेज को आपको इतना ही यूज करना है, क्योंकि आपने अगर एक्सेसिव रिसोर्सेज यूज किए तो उसका जो रिजल्ट होगा, द रिजल्ट विल बी अ डिजास्टर। क्योंकि नेचर, आपने अगर नेचर को कुछ चेंज किया है तो अल्टीमेटली यू विल बी पेइंग द कॉस्ट फॉर दिस चेंज, है ना। तो दिस इज सिंपली डिजास्टर। अब हम लोग बात करते हैं डिजास्टर वर्ड आया कहाँ से, है ना, इसको डिजास्टर क्यों बोलते हैं, है ना। हमेशा कोई भी हम लोग कोई नया सब्जेक्ट का नाम इवॉल्व करते हैं तो वहां पे ये देखते हैं उसको उस सब्जेक्ट का नाम डिजास्टर क्यों रखा है ना, या उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर, जैसे हमने इंजीनियरिंग नाम बोल दिया क्यों रखा है, मैकेनिक्स क्यों रखा है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों रखा है। तो इस नाम का जो सीक्वेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो डिजास्टर वर्ड है, ये वर्ड आपका मिडिल फ्रेंच का एक डिजास्टर वर्ड है, वहां से लिया है, और यही वर्ड फॉलो होता है आपका ओल्ड जो इटालियन है उसमें, उसको डिजास्ट्रो बोलते हैं। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बेड, है ना, इसका मतलब होता है बेड। और फिर आपका प्लस एस्टर, है ना, एस्टर इवनिंग आपने सुना होगा, एस्टर जो क्रिश्चियंस है जनरली एस्टर जो सेलिब्रेट करते हैं, उसका मतलब होता है स्टार से रिलेटेड है। तो बेड प्लस स्टार, दिस इज बेड प्लस स्टार, दिस इज कॉल्ड डिजास्टर, है ना। क्योंकि जो डिजास्टर था उसका मतलब था, डिजास्टरों का मतलब था बेड, एंड स्टार को मिला के इन्होंने एस्टर मिला के उसको डिजास्टर बना लिया। तो मेनली इसका डिजास्टर का जो अगर कंप्लीट उसका मीनिंग देखें हम लोग क्या होता है, तो इट इज सिंपली अ बेड स्टार कंस्ट्रक्शन, और यहाँ लिखा आपका इट इज एंशिएंट यूज टू रेफर टू दिस एज deconstruction and destruction of a star
एज अ डिजास्टर। तो डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, आपको पूछे व्हाट इज डिजास्टर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ से इवॉल्व हुआ, वर्ड कहाँ से आया है, तो कहाँ से आप क्या बोलोगे, ये बैड स्टार को आपने क्या बोला है, डिजास्टर। ठीक है, कहाँ से आया है आपका, ये जो टर्मिनोलॉजी आई है ये कहाँ से आई है आपकी, मिडिल फ्रेंच और आपकी इटालियन से। ओके है ना, देखो ये आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, डोंट वरी, है ना, इतना छोटा क्वेश्चन ये नहीं, आपको पूछेगा व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, तो टेक्निकल टर्म्स में लिखना है, बट अगर वहां पे आप मेंशन करते हैं कि जो डिजास्टर वर्ड है इट इज कंपोजिशन ऑफ बेड प्लस एस्टर, है ना, 10 प्लस एस्टर, तो आपको थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट होगा। सो बेड स्टार इज डिजास्टर। ठीक, अब इसकी डेफिनेशंस क्या है ना, सबसे पहले डेफिनेशंस क्या है, तो डेफिनेशंस अगर कोई अथॉरिटी, कोई स्टैंडर्ड बॉडी जो है वो अगर डिसाइड करती है, फ्रेम करती है, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होती है, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आपको ग्लोबली उनको फॉलो किया जाता है। तो इन जनरल अगर बात करते हैं, तो आपने जैसे किसी ने बताया था अभी डिजास्टर की कोई डेफिनेशन बताई थी, शायद निधि ने, है ना, तो डिजास्टर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, इट इज एन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स, है ना, जरूरी नहीं कि एक ही बार हो, एक ही इवेंट हो, सीरीज ऑफ इवेंट भी हो सकता है। अर्थक्वेक के शॉक्स आते हैं तो वो 3-4 शॉक्स आते हैं एक साथ, है ना, तो सीरीज ऑफ शॉक्स हो गया। तो डिजास्टर इज एन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट विच गिव्स राइज टू कैजुअलिटीज एंड डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज to infrastructure, environment, and essential services or means of livelihood on such a scale which is beyond the normal capacity of the affected community to cope with it. कुछ परेशानी है? नो सर। नो है सर। ना, देखो डेफिनेशन है ना, इसको समझना होगा, है ना, और ये जो स्टैंडर्ड फ्रेजेस में टर्म्स है आपके लिए बहुत सारी जो वोकैब है यहाँ पे नहीं होगी आपको, है ना, बहुत सारे वोकैब आप नहीं सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी सिविल इंजीनियरिंग से, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा बियॉन्ड है। इसमें आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की वो थोड़ी आप नहीं इन्वॉल्व करेंगे, तो आपका वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने अच्छे टर्म्स, जितने अच्छे फ्रेजेस आप यूज करोगे, उतना ही आप एग्जामिनर पे और इवन आप अपने नियर फ्यूचर में आप इसको अगर यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, है ना। तो आप जो नई टर्म्स आए आप कोशिश करें उनको लर्न करें, उनको यूज करें, है ना, क्योंकि इजी फ्रेजेस नहीं बनाने। डिजास्टर के केस में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो फ्रेजेस है वो स्टैंडर्ड जो फ्रेजेस जो अथॉरिटीज यूज कर रही है वही फ्रेजेस आपको यूज करनी है। और आपके जो सोर्सेज है, मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सोर्सेज मैं आपको दे दूंगा, आपको NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको वहां का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी देखते रहे। और ये जो मैं मटेरियल शेयर कर रहा हूँ ये कहीं से थोड़ा प्रिसाइज करके लिया गया 2-4 सोर्सेज से, तो वो सोर्सेज भी आपको शेयर कर लूंगा, आपको अगर एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है उस पर तो अच्छा टॉपिक है, यू कैन रीड, इट इज लाइक अ बुक ओनली, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, आपको सिर्फ समझना है उसको, है ना। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन और अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहें अगर, है ना, तो ये इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज कैटास्ट्रोफिक situation in which the normal pattern of life or ecosystem has been disrupted and extraordinary emergency interventions are required to save and preserve life or the environment। देखो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है आपकी, यहाँ पे जो कैटास्ट्रोफिक लिखा है इसका आपको जो मीनिंग है मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है, इट इज सिंपली सडन डैमेज, है ना, सडन डैमेज इज कैटास्ट्रोफिक। आपने ये डार्विन्स लॉ में पढ़ा होगा, है ना, कैटास्ट्रोफिक चेंज, तो कोई सडन चेंजेस होते हैं तो उसको हम कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं। तो डिजास्टर क्या है, एक सडन चेंज है सिचुएशंस में या इकोसिस्टम में जो जिसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे टू सेव एंड प्रिजर्व द लाइफ्स, है ना। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 है, तो हमें कुछ इंटरवेंशंस करने पड़ रहे हैं। इंटरवेंशंस क्या है, आपको डिस्टेंसिंग रखनी है ना, आपको मास्क यूज करना है, दिस ऑल आर इंटरवेंशंस, है ना। कुछ चेंजेस जब आप करते हैं, है ना, आपके और कोविड-19 के बीच में आपने कुछ एक बैरियर रखा है, दिस इज इंटरवेंशन, है ना। तो आपको कोई ना कोई इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं इन केस ऑफ एवरी डिजास्टर टू सेव एंड प्रिजर्व द लाइफ्स। ठीक, ओके, यस सर। चलो गुड, यस सर। है ना। अब देखो आपका, अब आते हैं इंडिया कंटेक्स्ट में। वो जो डेफिनेशंस थी वो ग्लोबल सेंस में उठाई हुई है। अब 2005 में हमारे इंडिया में
पहला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर्म किया गया। डिजास्टर का जो वर्ड है, जो फिलोसॉफी है, उसको हमने कंटेक्स्ट में 2005 में लेके आए हैं, क्योंकि तब हमने ये महसूस किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रिसर्चर्स ने, कि यहाँ पे भी अब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की नीड है। अदरवाइज इससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई एक्ट नहीं था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिजास्टर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज सिंपली अ disaster is a catastrophic mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which result in substantial loss of life or human suffering or damage to or destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। देखो डेफिनेशंस में कुछ नहीं मिलेगा आपको, डेफिनेशन में एक ही चीज मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? इट इज अ मैन मेड और इट इज अ नेचुरल एक्सीडेंट, है ना, और जो इजीली हम लोग कोप नहीं कर सकते हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से, और एक्स्ट्रा इंटरवेंशंस करने होंगे आपको उसको आपकी लाइफ को और कम्युनिटी को सेव करने के लिए। तो आपको अलग अलग जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपको कभी कभार एग्जाम में एक छोटे 3-4 मार्क्स में पूछी जाएगी डेफिनेशन, तो आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो यू विल गेट मार्क्स, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर पूछी है एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो जैसे वहाँ लिखा है ना, बिकॉज इट्स अ लॉ, है ना, एक्ट है, तो उसने जो डिफाइन किया है वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो आप अंडरस्टूड भी कीजिए, समझिए भी, और जहाँ पे आपको किसी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको वही लिखनी पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही अब यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किया, इसको आप पढ़िए एक बार, क्या डिफाइन किया इन्होंने, वो की वही बात रिपीट की इन्होंने। द अकरेंस ऑफ सडन और मेजर मिसफॉर्च्यून which disrupt the basic fabric and normal functioning of the society or community। सबसे easiest definition है ना। और उसके बाद आपकी यहाँ पे मैंने जो 4th नंबर पे ऐड किया है, यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड कम्युनिटी, आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये शो करेगा, अ सडन एक्सीडेंट और नेचुरल कैटास्ट्रोफिक चेंज दैट कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, है ना। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपको मैंने 3-4-5 डेफिनेशंस बताई है, तो आपको एक डेफिनेशन याद कीजिए, और मैं रिकमेंड करूंगा आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने रिकमेंड किए डेफिनेशन, आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं व्हाट इज अ डिजास्टर, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट पे नहीं है, सिर्फ डिजास्टर क्या होता है। तो डिजास्टर क्या होता है, क्लियर आपको? यस सर। है ना। यस सर। अब देखो, अब बात करते हैं कि नहीं, अगर 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया तो क्या डिजास्टर क्या 2005 से आना चालू हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है ना। डिजास्टर्स तो हम लोग सदियों से फेस कर रहे हैं, जब से हमारा इवोल्यूशन, जब से मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ है, जब से हम लोग यहाँ पे धरती पे आए, तब से हमारे साथ कोई ना कोई डिजास्टर्स हो ही रहा है ना। तो वो उसकी एक लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, उसके क्या क्या कहाँ कहाँ अकर हुआ, कब हुआ, है ना, और क्या क्या उसके इफेक्ट हुए, क्या क्या फर्टिलिटीज हुई, है ना। तो पहले हम लोग ये तो समझ गए कि हमारे लिए डिजास्टर कोई नई चीज नहीं है ना, ये हम सदियों से देखते हैं, है ना। तो ये इस फ्रेज में मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, disasters are not new to mankind, they have been the constant though inconvenient companion of the human beings since time immemorial। disaster can be natural or man made। उसके बाद क्या मैन मेड है और क्या नेचुरल है, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सारे नेचुरल है, और एपिडेमिक हो गया, रेल रोड एक्सीडेंट हो गया, ये सारे मैन मेड है। तो ये आपको कैटेगरीज मैंने आपको डिफाइन कर ही दी है। अब डिजास्टर लास्ट 40 इयर्स में क्या क्या आया हमारे इंडिया में, है ना, एज पर द NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, पूरे इंडिया का एक इंस्टीट्यूट रन होता है। तो क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या डिजास्टर्स हुए हैं, है ना, तो वो पहले हम देखते हैं। तो लास्ट कुछ 40 इयर्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट में अगर आप देखते हैं आप, तो ड्रॉट हुआ था, है ना, सूखा हुआ था 1972 में इन द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और लगभग 200 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए थे, है ना। बहुत होता है ना 200 मिलियन लोग, यस सर। है ना। हाँ, सर। हमारा राजस्थान जो था वो इससे मोस्ट सेवियर अफेक्टेड रीजन था ना, क्योंकि हम लोग पहले ही तो डेजर्ट जोन में आते हैं, और हमारे यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है
है ना, वो भी बहुत कम है, एक्सक्लूडिंग सर्टेन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोगों ने इस ड्रोट को, हम लोग यहाँ पे, हमारा राजस्थान में इसको हम छप्पनिया अकाल बोलते हैं। कभी आप लोग अपने दादा दादी के साथ बैठे हो, पिताजी के साथ, माताजी के साथ बैठे हो, बड़े बूढ़ों के साथ, तो कभी उनसे पूछना कि छप्पनिया अकाल जब पड़ा था, उसको छप्पनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जब हम ईस्वी सन में बात करते हैं, है ना, ये 1972, ये हम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। जब हम हिंदी कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उसको ईस्वी सन बोलते हैं, तब उसको वो 1956 में काउंट होता है ना। तो वो छप्पनिया अकाल के बारे में एक बार अपने किसी भी आपके ओल्ड एज, आपके घर में कोई जो भी मेंबर हो आपका रिलेटिव, उससे कोई पूछना कि उस समय क्या हुआ था, है ना, उन लोगों ने क्या फेस किया था, क्या भयंकर त्रासदी हुई थी, एक बार आप कभी डिस्कस करना उन लोगों से। ठीक है, किसके घर में है दादा दादी? हाँ सर है। मेरे यहाँ हाँ सर है। यस है सर। ना, तो एक बार आप सब लोग पूछना उनसे, उनको भी अच्छा लगेगा उनके एक्सपीरियंस शेयर करने में। ठीक है, उसके बाद 1977 में आंध्र प्रदेश में, सिर्फ है ना आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये क्या है आपका कोस्टल रीजन है ना, देखा ना आपने आंध्र प्रदेश मैप में, इंडिया के मैप में, यस सर। है ना, इट इज ए कोस्टल रीजन। तो ये आपका यहाँ पे साइक्लोन, एक अटैक, साइक्लोन का अटैक हुआ था यहाँ पे, और साइक्लोन में लगभग 10,000 मौतें हुई थी और 40,000 हमारे जो पालतू पशु है, कैटल से, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद फिर 1987 में टोटल 15 स्टेट्स में, है ना, टोटल इंडिया में अभी 27 स्टेट्स है। पहले यहाँ पे जब 1987 की बात करते तो 25 स्टेट्स ही थी आपकी, उस 25 में से सिर्फ 10 स्टेट बची थी। 15 स्टेट में फिर से सूखा पड़ा था, है ना, ये सूखा पड़ा था, इससे कितने 300 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे, है ना। तो एक तो हमने 1972 में फेस किया, एक अगेन 1987 में फेस किया। अब आप लोग ये बताइए, सूखा जो फेस किया हमने 1972 में, इसके क्या क्या इफेक्ट हुए हैं? आपको क्या लगता है? सूखा तो चलो आके चला गया, 1 साल 2 साल 3 साल चला और चला गया, लेकिन इसके इफेक्ट क्या क्या हुए होंगे? आप लोग इमेजिन सबसे कीजिए, पहला अगर आज तो सूखा आ जाता है। हमारी वो हो जाती है। फार्मिंग सर इकोनॉमी। फार्मिंग पे इफेक्ट हुआ होगा। सर है ना, तो क्रॉप हमारा यील्डिंग जो, कम हो गई। है ना, इंडिया जो है हमारा, इंडिया का जो मेन इकोनॉमिकल पिलर है, इट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। आज हम थोड़े कम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, है ना, 1947 के बाद हमने अगले 30 साल तक, जब हमारे इंडिया पे लाल बहादुर शास्त्री और ये सब जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू के बाद में, तो तब हमारा जो देश था, हमारा कृषि प्रधान देश था, है ना। इवन हमारा जब चाइना से वॉर हुआ था 1970 के अराउंड जो हुआ था, 72 या 70 के आसपास जो हुआ था, तब भी हमारा जो कंट्री था ये कृषि प्रधान देश था, है ना। तो उस समय अगर आपने अगर सूखा हुआ है पूरे देश में, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर का जो क्रॉप का यील्ड जो था, है ना, जो क्रॉप प्रोडक्शन था, वो बहुत उसमें कमी आई, तो हमारा उस वजह से बहुत सारा लॉस हुआ। उसके बाद आपके जो लोगों पे, जो लोग अफेक्ट हुए थे, उन लोगों अफेक्ट कैसे हुए थे, उन लोगों को पीने के लिए तक पानी नहीं था, है ना। तो हम लोगों को उसके बाद ये अकल आई थोड़ी सी, है ना, इन 2 सूखों के बाद ये अकल आई कि अब पानी को क्या करना होगा, सेव करके रखना होगा, कुछ ऐसे तरीके डेवलप करने होंगे, कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे कि हम लोग अगर 1-2 साल बारिश ना भी आए तो हम लोग उस प्रिजर्व वाटर को, जो हमने वाटर सेव किया है या रिजर्व किया है, उस रिजर्व को यूज कर पाए, है ना। क्योंकि मैंने बोला ना, अर्थ एक लेबोरेटरी है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट होते भी हमारे ऊपर है। फिर हम उनसे सीखते हैं कि हमारे ऊपर वो आगे जाके वो एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो। हम लोग एक शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, अगेन वापस देखो, आंध्रा में ये 1977 में आया था, 1990 में फिर से साइक्लोन आ गया, है ना, फिर से साइक्लोन आ गया, फिर से बहुत लोगों की डेथ हो गई, है ना। अब यहाँ पे फिर से 2 बार इन्होंने साइक्लोन को फेस किया, है ना। तो साइक्लोन को फेस किया, साइक्लोन आने से क्या हुआ होगा बताओ, तुम्हें कुछ इमेजिन कर पाते हो साइक्लोन आने से क्या होगा? बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएगी। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएगी, है ना। बिल्डिंग्स, वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है जो वहाँ पे जिसमें लोग रहते हैं, है ना, जो लोगों के हाउसेज है, वो अगर कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि साइक्लोन तो आएगा और आके चला जाएगा, है ना, लेकिन साइक्लोन का जो स्पीड होगा, वेव का जो स्पीड होगा, वो चीजों को कोलैप्स कर देगा। तो वहां पे अब क्या सीखा उन्होंने कि नहीं यार, साइक्लोन तो आता ही रहेगा, क्योंकि एक बार आया, देखो 1996 में फिर से आ गया, देखो ये, है ना। अब यहाँ पे फिर से साइक्लोन आ जाता है, तो आंध्र वाले क्या सोचेंगे, हम तो साइक्लोन झेलने के लिए बैठे हुए हैं खाली। कैसा लगा होगा, है ना, 1990 में साइक्लोन देखा, 1996 में फिर से साइक्लोन देख लिया, तो इंसान जिंदगी भर साइक्लोन ही देखता रह गया ऐसे। तो उसको क्या, साइक्लोन आए लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो, है ना। तो उससे कुछ लेसन लेना था हमें
कि हम अब क्या मेजर्स लें, क्या हम रेमेडियल मेजर्स लें कि हमारे ऊपर आने वाले साइक्लोन्स का इफेक्ट कम से कम हो। यहाँ जो लिखा ना, इतने लोग डाइड हुए हैं, 1000 लोग मर गए, इतने 5,80,000 हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, और उनका जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 20 बिलियन, है ना? कितना हो गया, 20 बिलियन। मिलियन बिलियन समझते हो ना तुम लोग? कौन बताएगा? रक्षित, हाँ सर। कितना हो गया बिलियन? 1 मिलियन तो सर 10 लाख, और बिलियन 100 लाख। बिलियन 100 लाख, 10 करोड़ 10 करोड़। नो सर। चलो वोटेवर, है ना, इसको तुम्हें हम अपने हिसाब से समझने की कोशिश करना है ना। मिलियन बिलियन के अब हम मिलियन बिलियन ही यूज करेंगे आगे, है ना? तो मिलियन और बिलियन का जो फिगर है वो आप अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा, है ना, क्योंकि ये ग्लोबल डेटा है आपके, तो ये ग्लोबल डेटा पूरे वर्ल्ड वाइड इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हम ग्लोबली हम लोग बिलियन और मिलियन ट्रिलियन इन वर्ड्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं, देखो आपका बर्थ ईयर 2000 के बाद का है ना सबका? हाँ सर। Yes, sir. 2001 का कोई है? होना सर। यस सर। 2001 से पहले के और 2000 तक वाला है। गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, है ना, जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था आपका 2001 में, है ना, इससे पहले मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे, देखो हम लोग इससे पहले लातूर अर्थक्वेक फेस करते हैं। सबसे पहले 1993 में लातूर महाराष्ट्र में एक अर्थक्वेक आया था, ये बहुत सीवियर था, है ना, और मुंबई में ये पहला अर्थक्वेक था, और मुंबई तब एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, है ना। मुंबई जैसे आज बोलते हैं ना, मुंबई जो हमारा महानगर है, वो तब भी 1993 में महानगर की एकदम पीक पे चल रहा था वो। तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की रेट जो थी वो बहुत रैपिड थी, इंडस्ट्री बहुत वहाँ पे सेटल हो रही थी। इंडस्ट्री जब वहाँ जाके लगी है तो लोगों का वहाँ मूव करना भी ऑब्वियस है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर अचानक से वहाँ पे अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आया तो लेकिन कंस्ट्रक्शन जो था वो तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं था, तो उस केस में क्या हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोग इंजर्ड हुए। ये जो डेटा है आपके पास, 8000 लोग को डेथ हुई है, 30,000 लोग इंजर हुए हैं, ये वो है जो ऑन रिकॉर्ड्स है ना। जो लोग मिले ही नहीं उनका तो कोई काउंट ही नहीं है ना। तो अर्थक्वेक ने इसने बहुत बड़ा इफेक्ट किया। इससे मुंबई वालों ने तो सबक सीख लिया, है ना। मुंबई में उसके बाद से 1993 के बाद से जो भी स्ट्रक्चर्स बने वो सारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने, कि अर्थक्वेक छोटा मोटा आए तो हम लोग उसको रेजिस्ट कर पाए। 7 की इंटेंसिटी तक का भी आए ना, तो हम लोग बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, है ना, डिफ्लेक्ट हो जाए, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाए, है ना, लेकिन स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ जाए लेकिन डैमेज ना हो। ये सारे जो वर्ड है ना, मैं डैमेज बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरल क्रैक बोल रहा हूँ, नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक बोल रहा हूँ, ये सब हम लोग आगे अभी पढ़ते जाएंगे, है ना। फिलहाल अभी ये देख लेते हम लोग कौन कौन सा आए। उसके बाद 1996 में आया, देखो साइक्लोन फिर से आंध्र प्रदेश में फिर से आ गया। ये उड़ीसा में फिर से साइक्लोन आया था एक, जिसमें 10,000 मौतें हो गई थी। गुजरात में देखो यहाँ पे ये 13,000 मौतें हुई थी, और कितने लोग अफेक्ट कितने लोग हुए, देखो जरा कितना है ये, कितने लिखे हुए हैं, 6.3 मिलियन, मतलब कितने लोग हो गए, मिलियन 60 लाख लोग, 63 लाख 63 लाख। हाँ तो सर होंगे ना 6.3 पे 10 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है ना। तो इतने लोग अफेक्ट हुए, है ना। अब इतने लोग जो अफेक्ट हुए, देखो तो वो अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी होगी, उसने क्या क्या इफेक्ट छोड़े होंगे, तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि नहीं, हमें अब देखो कोई ना कोई इन नेचुरल कैलेमिटीज से निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो तैयार करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए आज हम बोलते हैं नहीं, हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाना है। हम लोग जो रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर्स में, हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, सरिये डाल रहे हैं, वो हम इसीलिए डाल रहे हैं हमारी बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, बिल्डिंग में थोड़ी सी डक्टिलिटी हम लोग डाल रहे हैं, है ना। मैंने आपको सोम में जब पढ़ाया, मैंने तब बताया भी आपको कि हम लोग रेनफोर्समेंट स्टील की जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, उसका क्या यूज है ना, तो ताकि क्या छोटा मोटा अर्थक्वेक आए तो डक्टिलिटी की वजह से डिफॉर्म हो जाए लेकिन कोलैप्स ना हो, है ना। इसीलिए हम लोग माइल्ड स्टील यूज करते हैं, इट इज डक्टाइल, और ब्रिटल हम चीजें यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके कुछ रिसेंट, मैंने कुछ कैलामिटीज जो आई थी, कुछ डिजास्टर्स थे, वो मैंने आपसे शेयर किए। उसके बाद आपके बर्थ ईयर के बाद के अगर देखें तो 2004 में एक सुनामी आया था, है ना। सुनामी जो हमारा कोस्टल एरिया, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आया था आपका,
और इसकी वजह से भी कितना लॉस हुआ ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कितना लगभग 10,000 लोग मारे गए, लगभग 5,500 लोग मिस हो गए, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 5,640 लोग मिस हो गए, है ना। अब कितना बड़ा डेटा है ये, 5,000 लोगों का खो जाना, इमेजिन कर सकते हो आप लोग, है ना। तो हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज को झेलने के अभी तक हम कैपेबल नहीं है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में फिर से फ्लड आया था 2005 में, और महाराष्ट्र में फ्लड अगर होना कोई बड़ा अभी बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो सी लेवल है आपका, मीन सी लेवल महाराष्ट्र में राइज होता जा रहा है ना। और धीरे धीरे महाराष्ट्र के बहुत सारे पोर्ट पे जो सी लेवल ऑब्जर्व किया गया है वो बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। उसके बाद आपका कश्मीर में फिर से एक डिजास्टर आया था, है ना, अर्थक्वेक आया था वहां पे। उसके बाद बिहार में कोसी नदी है, बिहार में कोसी रिवर है जिसको बिहार का शोक बोलते हैं ना, ग्रीवेंस ऑफ बिहार। तो उस रिवर में फ्लड आता रहता है, लेकिन जो 2008 में आया था, जब हमारे उदयपुर में भी पानी भरा था, आप लोगों ने देखा होगा 2008 में। हाँ सर। 2008 याद है किसी को? यस 2006 हमारा 2006 था। 6 था। हाँ सर 6 था। हाँ सर 6 था। जब हमारे उदयपुर में भी नावें चली थी। 6 नहीं सर 8 था। 8 था बेटा मेरा यार। नहीं सर, मेरा मकान बना था साथ में, उसके बाद ही हुआ था। बेटा है ना, देखो 2008 में 2006 था। पूरी भरे सुनो 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 सुनो। हमारे इधर तो 6 में आया था, प्रताप नगर के उधर पता नहीं कब आया। ये हमारे आप लोग एक बार इसको, अरे सुनो, आप लोग झगड़ो मत यार, ठीक है यार, कोई बात नहीं। सुनो, है ना, क्या है, 2006 में भी हमारे उदयपुर में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन 2008 में जब मैं 10th क्लास में था, मुझे याद है, मेरे स्कूल से पास में हम लोग नीचे टेकरी पानेरी मादरी का जो एरिया ना, सतोरिया नाला जो एरिया है उदयपुर में, जो आयड से कनेक्टेड होता है सतोरिया नाला, उसने बहुत, ये जो आपका कुमारों का पट्टा वाला जो एरिया है ना, यस सर। उसके अंदर जो एरिया है ना, उस पे जो 2008 में जो फ्लड आया था, उस एरिया में पूरा जो गारियावास हो गया आपका, सब मंडी वाले एरिया के अंदर वाला जो एरिया है, ये पूरा आपका 2008 की बात है वो, है ना। तो वो हमने छोटा सा एक फ्लड देखा था, फ्लड का एक मिनी सैंपल था जो 7-8 दिन रहा था और सूख गया था फिर से। तो हमने तो वो फ्लड कोई खास फेस नहीं किया। फ्लड आता है तब महीने महीने भर तक लोग डूबे ही रहते हैं, एक महीने तक लोग घर की छतों पर बैठे रहते हैं, जो सेंटर्स होते हैं फ्लड कंट्रोल सेंटर्स, वहां पे बैठे रहते हैं एक महीने तक, उनके जहाँ रहने के इंतजाम करने होता है। और बिहार में और आसाम में, ये जो दो स्टेट्स है, यहाँ पे कभी भी, और बंगाल का कुछ एरिया है, इन तीनों एरियाज में फ्लड आना बहुत जनरल है, कभी भी आ जाता है। इवन अभी बारिश शुरुआत नहीं हुई अभी तक, और अभी आप देखोगे आपका जो आसाम का जो दिसपुर वाला एरिया है, वहां पे अभी भी फ्लड आ रखा है ना। तो आप लोग ऐसे न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं। तो ये सारी क्या है, आपके डिजास्टर्स है जो चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होना है ना। इस तरीके से और अगर आप देखोगे तो आपका 2008 में एक साइक्लोन आया था, निशा नाम हम रखते हैं ना, जब भी कोई साइक्लोन आता है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उस कंट्री को बोलते हैं, आप इसका कोई भी नाम रख लीजिए। तो एक साइक्लोन आया था, उसका निशा नाम रखा, उसमें 2,204 डेथ्स हो गई थी। फिर 2009 में देखो, है ना, 2009 में, फिर 2008 में तो क्या आ गई, फ्लड आ गया, है ना, बहुत जगह आया था। और 2000 देखो 10 में, 2009 कहाँ गया आपका, 2009 में आपका फिर से ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, टोटल 252 डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। तो उसमें राजस्थान की भी कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट थी, उदयपुर को छोड़ के। उदयपुर नहीं था उसमें, उदयपुर झालावाड़ ये सारे एरियाज नहीं थे, क्योंकि उदयपुर सिरोही झालावाड़, यहाँ पे बहुत सारा वाटर, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत सारा होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसके बाद आपने बादल फटते हुए देखा है, वो किसी ने सुना है बादल फट जाता है? यस सर। है ना। ये जो इंसिडेंट है ना, तो हमारे इंडिया में हमने जो क्लाउड बर्स्ट नोटिस किया, है ना, जब से हमने मतलब डिजास्टर्स को नोट करना शुरू किया, उसके बाद पहला क्लाउड बर्स्ट हमने 2010 में लेह लद्दाख में देखा हमने, है ना। और उस क्लाउड बर्स्ट में क्या होगा, सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सडन उसमें बहुत सारा रेनफॉल हुआ, बहुत सारा पानी आया, तो फ्लड की वजह से 257 लोग मर गए उस क्लाउड बर्स्ट से। फिर 2011 में सिक्किम में अर्थक्वेक आया, 2012 में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ और क्लाउड बर्स्ट दोनों हुए। अब क्लाउड बर्स्ट में मतलब बहुत सारा पानी एकदम मैग्नीट्यूड से नीचे गिरेगा, तो वो क्या है, जहाँ पे जो भी आपका जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स है, अगर वहां पे उनका
सॉइल का जो कोहेशन है वो कम होगा। कोहेशन वर्ड सुना ना तुमने, है ना? कोहेशन, कोहेशन मतलब अगर क्ले है तो वो कोहेसिव होती है, और सिल्ट है तो उसमें कोहेशन कम होता है ना? सैंडी और सिल्टी है तो कोहेशन कम होता है। तो ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है, यहाँ पे जो रॉक्स है वो आपकी सारी इग्नेस रॉक्स नहीं है, वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो वहां पे क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ था, और 2012 में फिर से एक फ्लड आया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे यहाँ पे फ्लड आते ही रहता है ना? फ्लड, कभी अर्थक्वेक, कभी लैंडस्लाइड्स। और ये आपको मैं एक मैप शेयर करूंगा अभी इस क्लास के बाद। इस मैप में आप देखना कहाँ कहाँ क्या क्या डिजास्टर्स अकर हुआ है ना? तो इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है कि कौन सा डिजास्टर क्यों आता है, आने पे हमें क्या करना है, कैसे उसकी रिकवरी करनी है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और जब आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो एक्ट पास किया था उसमें क्या क्या उन्होंने चीजें डाली है, उसका क्या फ्रेमवर्क है ना? उसमें आप लोग कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, आप उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हो, हर चीज को हम थोड़ा सा इन डेप्थ आगे ले जाते जाएंगे, ठीक है ना? और एक बार क्लियर भी करना अपने घर पे, लोगों से पूछना कि 56 अकाल क्या था और फ्लड कब आया था, 2006 में आया था, 8 में आया था, वो भी तुम लोग अपने घर पे डिस्कस करना। अटेंडेंस ले लो तुम्हारी। सर 20 बिलियन 2000 करोड़। यस सर 20 बिलियन 2000 करोड़। 20 बिलियन यानी 2000 करोड़। 2 बिलियन। सर 1 बिलियन में 10 करोड़ होते हैं, तो 200 करोड़ होंगे। 1 बिलियन 10 की पावर 9 होता है। तो वही वो 10 करोड़ ही तो होगा, और वो ट्रिलियन में 10 की पावर 12 करोड़ होगा। तो 200 करोड़ सर होंगे। गूगल पे यही बता रहा है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, जो भी बता रहा तुम लोग चेक कर लेना। तो अब यहाँ पे मतलब ये जो 20 बिलियन का जो लॉस हुआ है ना, इस लॉस को कौन बियर करेगा? हम लोग ही बियर करेंगे, है ना? हमारी गवर्नमेंट अगर बियर करेगी तो गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू कहाँ से लाएगी? हम ही लोग उसे लेके आएगी। और हर कंट्री का अपना रेवेन्यू, अगर उसने ये 20 बिलियन पैसा यहाँ नहीं डालना पड़ता, अगर इस कैलामिटी में, इसके रिकवरी में नहीं डालना पड़ता, तो हम लोग हमारी जीडीपी में कुछ ग्रोथ कर लेते, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्रिएट कर लेते, कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर लेते। तो हमारा जो बहुत सारा पैसा है, हमारा लगभग 2% जीडीपी का 2%, कितना? जीडीपी का 2% जो फंड है हमारा, हम लोग नेचुरल कैलामिटी से निपटने में ही यूज करते हैं। अभी तक का अगर एक ऑन एन एवरेज अगर काउंट निकाल लें तो 2% जीडीपी हम लोग सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स से निपटने में यूज करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कम यूज हो। तो यार अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर में अर्थक्वेक आया था, अगर उसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा होती तो जो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है वो तो गिर जाती। अब गिरती तो क्या होता, लोगों का लॉस होता, लोगों का लॉस होता तो मरने वालों को सरकार को पैसा देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली लॉस होता है। तो आपका इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है, प्लस लोगों का भी लॉस होता है। तो इन सब पे डिस्कस करेंगे अपन, बहुत लंबा चौड़ा फ्रेमवर्क है। अभिनव कुमावत है इसमें, अभिनव कुमावत? हाँ सर है ना, क्यों नहीं है। अभिषेक बोलिया, अभिषेक सारस्वत। यस सर। अजय प्रेजेंट सर। आकाश, अंशुमन, प्रेजेंट सर। अर्जित, आयुष, भावेश, चंदेल, मनोज, चित्रांग, यस सर। दर्शन, दीपेश, यस सर। दीपेश। देवराज, यस सर। फरहान, प्रेजेंट सर। गौरव सिंह चौहान, यस सर। हार्दिक, यस सर। हर्ष, हिमांशु, हर्ष नहीं है क्या? हर्ष कोठारी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट कोठारी। हर्ष कोठारी नहीं, हिमांशु, जानवी, प्रेजेंट। पीयूष, प्रेजेंट सर। पीयूष, प्रेजेंट सर। दिनेश, केयूर, प्रेजेंट। खुशी, प्रेजेंट सर। महेश, महेश प्रेजेंट सर। मयंक, मेधावी, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद सैफ, नीरज, Present, sir. निधि, Present, sir. निखिल, यस सर। नितेश, प्रीतम, Present, sir. पृथ्वी, राहुल, Present, sir. रीता, Present. रक्षित, प्रेजेंट रोहित, सर। Present, sir. संजय कुमार, शूरवीर, प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ, Sir, present. Present, sir. स्वीटी, Present, sir. उत्तम, विनोद, यश जैन, युवराज सिंह, सम्यक, Yes, sir. Yes, sir. कृष्णपाल, Samyak, sir. सर हसन मोहम्मद हसन मोहम्मद हसन, यस सर सचिन, सर जाए क्या? मोहित, हाँ जाओ तुम लोग जाओ, जिनकी अटेंडेंस होगी वो लोग Thank you, जाओ। sir. मोहित, हर्षवर्धन, Present, sir. और कोई है क्या ड्यूटी वाला? और कोई है? E2D सर। समय कोई हर्ष के अलावा? समय, हर्ष और हसन, बस तीन ही है ना? Yes, sir. ठीक है चलो। Thank you, sir. Hello. हाँ कहीं बना